Hello everybody and welcome to my channel. Today we are going to start the third chapter of physics of class 9 and the name of the chapter is laws of motion. तो ये हमारा आज पहला लेक्चर है इस चैप्टर का. आइए शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन. द फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स. फोर्स का क्या मतलब होता है? चलो फोर्स का डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को पढ़ लेते हैं. यस, अगर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम समझ जाएंगे तो फोर्स का डेफिनेशन लिखना बहुत इजी हो जाएगा. तो इफेक्ट्स मतलब होता है प्रभाव, कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है तो उस बॉडी में फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट हो सकता है. तो बहुत इजी है इसको समझना. इसमें कोई नॉन फिजिक्स का व्यक्ति जिसको फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी समझ सकता है. एक रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाता है वो भी अगर अपना रिक्शा को क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, तब वो रिक्शा मूव करता है. यानी फोर्स का एप्लीकेशन, फोर्स का यूज दुनिया का हर व्यक्ति करता है अपने कामों में, चाहे उसको फिजिक्स वो जिंदगी में कभी पढ़ाई किया हो या नहीं किया हो, लेकिन एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स या इफेक्ट्स ऑफ फोर्स सबको पता है. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, फोर्स क्या कर सकता है. मान लो कि कोई बॉडी रेस्ट में रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तुमने उस पर फोर्स लगाया तो बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा. यानी पहला क्या हो गया, फोर्स कैन ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. वो रेस्ट से मोशन में ला सकता है. पहला पॉइंट क्लियर है कि रेस्ट से मोशन में बॉडी को लाया जा सकता है जब फोर्स में हम रखते हैं तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. सेकेंड पॉइंट क्या है कि कोई बॉल है तुम्हारे तरफ आ रहा है, मतलब कि बॉल ऑलरेडी मोशन में है और तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने फोर्स लगाया बॉल को और बॉल रुक गया. बॉल को तुमने रोक दिया फोर्स लगा के, यानी मोशन में था बॉडी, अब फोर्स लगा के तुम उसको रेस्ट में ला दिए. ये भी पॉसिबल है, यानी ऑपोजिट इज ऑल्सो पॉसिबल. सेकेंड पॉइंट इज क्लियर, मोशन टू रेस्ट, यानी अ बॉडी विच इज इन मोशन कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर है. देखो मैंने यहाँ पूरा फुल सेंटेंसेस में नहीं लिखा है, मैंने बस लिखा है रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट. लेकिन अगर एग्जाम में आया तुम्हारा कि राइट 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स या 4 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना होगा. यू शुड नॉट राइट ओनली रेस्ट टू मोशन, देन यू विल नॉट गेट मार्क्स. यू हैव टू राइट दैट फोर्स कैन ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. सेकेंड पॉइंट, फोर्स कैन ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट. तो फुल सेंटेंसेस में तुम लिखना, मैंने बस कीवर्ड्स को लिखा है. थर्ड पॉइंट क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. बहुत अच्छी बात है कि कोई बॉल तुम्हारे तरफ आ रहा था, बॉल वाज कमिंग टू यू, इसका डायरेक्शन तुम्हारे तरफ था, लेकिन तुमने क्या किया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसको जस्ट हिट कर दिया अलग साइड, अलग डायरेक्शन में, एक अलग दिशा में, और बॉल अब दूसरा डायरेक्शन में मूव करने लगा. यानी वो पहले भी मोशन में था, फोर्स लगने के बाद भी वो मोशन में है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है. ठीक है, उसका दिशा बदल गया है, यानी मोशन से मोशन ही में रहा, बस डायरेक्शन चेंज हो गया. थर्ड पॉइंट इज क्लियर. फोर्थ पॉइंट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. हो सकता है कि बॉल तुम्हारे तरफ आ रहा था, तुमने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल पूरी तरह से नहीं रुका, द बॉल डिड नॉट कम टू रेस्ट, बट उसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया. वो स्टिल मूव कर रहा है, लेकिन अब उसका डिक्रीज, कम हो गया स्पीड. विद अ डिक्रीज्ड स्पीड इट इज स्टिल मूविंग, दैट मींस इट कैन चेंज द स्पीड. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने बॉल मूव कर रहा था, तुमने उसको और ज्यादा जोर से मार दिया तो उसका स्पीड इंक्रीज कर गया. तो मोशन में था, फिर फोर्स लगने के बाद भी वो मोशन में है, उसका स्पीड इंक्रीज हो गया. यानी फोर्स लगने से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. सो वी हैव रिटन इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. ऐसा भी हो सकता है कि उसका दोनों चीज चेंज कर जाए, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, एट द सेम टाइम स्पीड भी चेंज कर सकता है. ऐसा तो इसीलिए ये मत सोचना कि एनी ऑफ द 5 विल टेक प्लेस, ऐसा नहीं है. एनी वन विल नॉट टेक प्लेस, मोर देन वन कैन ऑल्सो टेक प्लेस. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि डायरेक्शन भी बॉडी का चेंज हो जाए और उसका स्पीड भी चेंज हो जाए. और फिफ्थ पॉइंट क्या है, चेंज द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी. उसका डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज. बॉडी का शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है. तो तीनों पॉइंट्स एक साथ भी हो सकता है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. सो चेंज द शेप एंड साइज का एग्जांपल कैसे समझेंगे. तुम्हारे पास एक स्पंज है, स्पंज को तुमने फोर्स लगाया चारों तरफ से, स्पंज कॉम्प्रेस हो गया, ठीक है, दब गया, यानी उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी कैन चेंज. और एक एग्जांपल लो, तुम्हारे पास रबर बैंड है, रबर बैंड को तुमने दोनों तरफ से खींचा, पुल किया, तो रबर बैंड लंबा हो गया, यानी उसका शेप बदल गया. फोर्स लगने के बाद उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है. एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुमने क्या किया, कॉम्प्रेस कर दिया, दोनों तरफ से दबा दिया, कॉम्प्रेस हो गया, उसका शेप एंड साइज
चेंज हो गया, या उसको दोनों तरफ से खींच दिया, इलोंगेट कर दिया, तो वो एक्सपैंड कर गया। तो इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स है कि बॉडी का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। आई होप ऑल द 5 इफेक्ट्स आर क्लियर टू यू। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रटने से ज़्यादा, क्योंकि एक बार अगर समझ जाओगे तो इसको तुम अपने से लिख सकते हो सोच सोच के। तो जनरली देयर आर 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। नाउ इन्हीं पांचों इफेक्ट्स से हम डेफिनेशन बनाते हैं फोर्स का। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज। फोर्स एक ऐसा कॉज है, कारण है। कॉज मतलब कारण, जिस कारण से क्या होता है, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, जो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। किसको? ईदर द साइज और शेप ऑफ द बॉडी, या तो बॉडी का साइज या शेप को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, और द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, या तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना मतलब कि वो रेस्ट में था, अब उसको मोशन में ला दिया गया, रेस्ट से हम मोशन में ला दिए, तो हमने क्या किया, बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर दिया। और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी मोशन में था, उसको हम रेस्ट में ला दिए, या फिर मोशन में था, उसका डायरेक्शन को हम चेंज कर दिए, या फिर मोशन में था और या उसका हम स्पीड को चेंज कर दिए। ये तीनों में से तीनों केस को हम क्या बोलेंगे कि बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। उसका स्पीड चेंज होना भी बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, उसका डायरेक्शन चेंज होना को भी हम बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, और अगर वो मोशन से रेस्ट में आ जाता है देन ऑल्सो वी विल से इट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। तो इसीलिए ये एक ही डेफिनेशन में हमने पांचों इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को डाल दिया कि या तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर जाएगा, या फिर उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर जाएगा, या उसका शेप एंड साइज चेंज कर जाएगा, और अगर चेंज नहीं करेगा तो टेंड टू चेंज करने की कोशिश जरूर करेगा। ये टेंड टू चेंज इसलिए लिखा गया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि तुम अपना घर का दीवार है, दीवार को तुम धक्का दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या इस दीवार पर तुम्हारे फोर्स लगने से कोई मोशन आता है? तो मोशन नहीं आता है, बिल्कुल ये दीवार मूव नहीं करता है, ना ही उसका शेप एंड साइज चेंज होता है, लेकिन क्या होता है, वी विल स्टिल कॉल दैट फोर्स इज अप्लाइड। यानी ये जरूरी नहीं है कि उसमें स्टेट ऑफ चेंज, उसमें स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आ ही जाए या उसका शेप और साइज चेंज हो ही जाए, ऐसा जरूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि चेंज ना करे, लेकिन चेंज करने की कोशिश तो जरूर की गई है ना। तो फोर्स हैज tended to change the shape and size of this object, of this wall। तो ये भी इसीलिए डाल दिया गया है कि it can change or tend to change, यानी it tries to change। I hope the definition of force is very clear। ये तुम्हारे बुक का definition है, इसको कॉपी में लिख लो, साथ ही साथ effects of force को भी लिख लेना। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर तुम्हारा आई थिंक हाउ मेनी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। This chapter is divided into 4 parts. Okay, it is very big chapter, rather it is more than 4 parts, it is continuing to 5 parts। A से E तक इसको continue किया गया है। Okay, so no, हाँ, yes, A to E से 5 parts में divide किया गया है। तो आज हम पार्ट A को हम continue कर रहे हैं, पार्ट A को हम पढ़ रहे हैं। सो पार्ट ए बहुत इजी है, पार्ट ए इज वेरी इजी विच वी आर स्टडिंग इन दिस लेक्चर, बट जैसे जैसे चैप्टर एडवांस करेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। लेकिन ये जो आज का चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं है, आज का जो लेसन है इसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं है पार्ट ए में, बस थियोरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ना है, थोड़ा न्यूमेरिकल जरूर है। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्स दो तरह का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत सिंपल है ये, आई थिंक क्लास 6 में भी तुमने पढ़ा था। द फोर्सेस विच आर अप्लाइड ऑन बॉडीज बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कोई बॉडी है, इस बॉडी में मुझे फोर्स लगाना है, मस्कुलर फोर्स लगाना है, तो तुमको अपने बॉडी को टच करना होगा ना, अपने हाथों से तुम टच करोगे, यानी जो फोर्स लगा रहा है और जिस पर फोर्स लग रहा है दोनों को फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। ओके, तो उस तरह का फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडी बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, अभी अभी जो एग्जांपल मैंने बताया मस्कुलर फोर्स, तुमने जो अपना मस्कुलर फोर्स लगाया, ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स का। मस्कुलर फोर्स, इस एग्जांपल को लिख लो और हम कुछ और एग्जांपल्स अभी देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में भी लोअर क्लासेस में पढ़े हो, लेकिन अगेन आई विल डिस्कस।
सपोज देयर इज अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल, नाउ यू आर पुशिंग द बुक, बुक को तुम पुश कर रहे हो इस डायरेक्शन में। पुश करते वक्त जब तुम पुश कर रहे हो तो वो कौन सा फोर्स लगा रहे हो? मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, तुमने पुश किया। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज वन मोर फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस बुक एंड दिस टेबल। जिस सरफेस पर बुक और टेबल कॉन्टैक्ट में है उस सरफेस पर एक और फोर्स कम्स इनटू प्ले, अपने से वहां पे आता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये फोर्स का नाम फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं या सिंपली फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसमें याद रखना है कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। देखो फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बताया था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज याद रखना कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है बुक और टेबल के बीच, एक एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, तभी ये फोर्स आ रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट जो फोर्स हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बड़ा इजी फोर्स है, ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या फोर्स? सिंपल फोर्स है। मान लो कि एक टेबल है, पहले इस डायग्राम को समझने से पहले मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझो। एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, दिस इज अ बॉक्स केप्ट। Now this box has some weight, no doubt this box has some weight, और this weight किस वेट का डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। यानी ये बॉक्स क्या कर रहा है? इस टेबल पर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बॉक्स इस टेबल पर, टेबल के सरफेस पर एक फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स? जो उसका खुद वेट है, जो बॉक्स का वेट है, उस वेट को ही हम बोल रहे हैं द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द बॉक्स ऑन द टेबल, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। लेकिन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो बॉक्स नीचे क्यों नहीं चले जा रहा है? Why the box is not going down? Think logically. The box should go down, but it is kept on the table itself. That means you have to understand that there is one more force which is balancing this force. ठीक, फिजिक्स में तुमको बहुत सारा चीज सोचना है। अगर न्यूटन ने ये नहीं सोचता कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, अगर वो उसको बस टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता, अरे नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, अगर ऐसा सोचता तो वो कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर नहीं कर पाता। उसने क्वेश्चन किया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसको जरूर खींच रहा है, इस तरह का उसने क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे भी तुमको सोचना, इस तरह से क्वेश्चन करो कि ये फोर्स तो नीचे लग रहा है, ये बॉक्स टेबल पे फोर्स जरूर लगा रहा है, लेकिन ये बॉक्स नीचे क्यों नहीं जा रहा है? फोर्स लगना है नीचे की तरफ, इसको तो नीचे चले जाना चाहिए। यानी कोई ना कोई फोर्स जरूर है जो इस बॉक्स को ऊपर की तरफ भी पुश कर रहा है, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसीलिए बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसीलिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, और दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जा रहा है। इसी वजह से बॉक्स अपने ही जगह में है, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना तो वो नीचे जा रहा है। ये जो फोर्स है जो ऊपर के डायरेक्शन की तरफ है, ये फोर्स कौन लगा रहा है? हु इज अप्लाइंग द फोर्स? नाउ दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस टेबल। यस, यू हर्ड इट राइट। दिस फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, बॉक्स पर लग रहा है, इज अप्लाइड बाय द टेबल, और ये फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ये एक रिएक्शन का फोर्स है। हमारा एक्शन कौन है? एक्शन इज दैट फोर्स विच द बॉक्स अप्लाइज ऑन द टेबल, एंड रिएक्शन फोर्स क्या है? द फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल ऑन द बॉक्स। आई होप एक्शन एंड रिएक्शन इज क्लियर ओवर हियर। इसको नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शन 90 डिग्री है, और 90 डिग्री मतलब हम नॉर्मल वर्ड को यूज करते हैं परपेंडिकुलर बताने के लिए। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बता रहा है कि ये बॉक्स के जो सरफेस एरिया है उस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री उस पर लग रहा है, इसीलिए इस फोर्स का नाम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो कौन सा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है? दिस फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली द एग्जांपल नाउ व्हिच इज गिवन इन योर बुक, एक हाथ पाम है, यानी तुम हाथ में तुमने एक बॉक्स को तुमने रखा है, एक ब्लॉक ऑफ वुड है, चाहे ब्लॉक ऑफ एनी मटेरियल तुमने हाथ में रखा है, तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑन योर पाम। आई होप दिस इज क्लियर। फोर्स विच इज डाउनवर्ड्स इज ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑन योर पाम। लेकिन
वो पाम में तो रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कोई ना कोई जरूर फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है और इस बॉक्स को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो who is applying that second force, that reaction force? Yes, your palm is applying on the box, on the block. तो उसको हमने क्या लिखा, जो रेड से लिखा, reaction force on the block due to palm. आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का दिमाग तुमको लगाना है, फिजिसिस्ट साइंटिस्ट बन के थोड़ा सोचना है, तुम समझ जाओगे क्वेश्चन करके कि ये अपने से क्वेश्चन माइंड में तुम्हारा आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है। नेक्स्ट जो अच्छा, ये जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि एक्चुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है ब्लॉक और पाम के बीच में, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है, इसमें तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी बहुत सिंपल फोर्स है, इसका नाम है फोर्स ऑफ टेंशन। ओके, नाउ you see it is very similar to normal reaction force, rather it is a type of normal reaction force only, rather it is exactly normal reaction force only, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा अलग टॉपिक में पढ़ाई किया ताकि तुमको इजीली समझ में आए। वैसे ये फोर्स ऑफ टेंशन इज ऑल्सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ओनली। नाउ हियर देयर इज अ रिजिड सपोर्ट, वहां से एक धागा लटका दिया गया है और धागा में यानी स्ट्रिंग में एक ब्लॉक ऑफ वुड या ब्लॉक ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी बॉक्स को लटका दिया गया है, सस्पेंडेड है। तो ये वेरी सिंपल कि वेट ऑफ दिस ब्लॉक किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ वेट लग रहा है। दिस वेट इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये तो लटका हुआ है, ये फोर्स लगने के बावजूद ये नीचे तो नहीं गिर जा रहा है, यानी कोई ना कोई इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच के रखा हुआ है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है? ये धागा लगा रहा है इस बॉक्स के ऊपर। दिस स्ट्रिंग इज पुलिंग द बॉक्स अपवर्ड्स at the same time when this box is pulling the string downwards। तो उस फोर्स को, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है एक्चुअली, उस फोर्स को हमने टेंशन बोला। और ये टेंशन कहाँ पे डेवलप हुआ? डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग में ये टेंशन डेवलप्ड हुआ, तो इस फोर्स का नाम हम टेंशन बोलते हैं। ये टेंशन याद रखना, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, इस फोर्स का नाम याद रखना। इस फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्लास 10 में जब जाओगे तब एक चैप्टर है सिंपल मशीन्स। ठीक है, मैं पहले ही तुम लोगों को बता दूं, क्लास 10 में एक चैप्टर है सिंपल मशीन्स, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगेगा, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सिंपल मशीन्स। उसमें एक टॉपिक है पुली टॉपिक को समझने के लिए उसमें टेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुली के स्ट्रिंग्स में जहाँ कहाँ टेंशन डेवलप होता है, बहुत उसमें पढ़ाया जाता है डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पे भी टेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है, तुम्हारा क्लियर अगर रहेगा, देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग पुली वेरी इजीली। तो इसीलिए ये क्लियर कर लो, टेंशन क्या है? टेंशन इज दैट फोर्स विच इज एक्चुअली द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ओनली डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड बाय इट। नाउ नेक्स्ट फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स exerted by a spring. Restoring force exerted by a spring. This force is also normal reaction force. इसको बस हम अलग अलग नाम से जान रहे हैं, लेकिन है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तुम्हारे पहला जो डायग्राम है, एक फिक्स्ड सपोर्ट है, वहां पे एक स्प्रिंग रखा हुआ है। द स्प्रिंग इज इन नॉर्मल पोजीशन। नाउ व्हाट यू हैव डन, यू हैव पुल्ड द स्ट्रिंग। तुमने स्ट्रिंग को खींच दिया, यानी एक्सपैंड करने की कोशिश की। तो तुमने जब उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की, यानी तुमने मस्कुलर फोर्स लगाया एक्सपैंड करने के लिए, तो ये फोर्स जो हो गया ये एक्शन फोर्स हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम तुमको फील होगा कि स्प्रिंग एक्सपैंड होना नहीं चाहता है, वो अपने आप को अंदर की तरफ खींच रहा है। यू विल फील दैट बिकॉज तुम फोर्स लगा के उसको खींच रहे हो, तो कोई ना कोई यू विल फील दैट देयर इज अ फोर्स विच इज ट्राइंग टू गेट बैक द स्ट्रिंग टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। और जैसे ही तुम उसको छोड़ दोगे, वो अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, यानी उस फोर्स उस स्ट्रिंग को खींच के अपने ओरिजिनल शेप में ला देगा। तो वो कौन सा फोर्स है जो स्प्रिंग को अपने तरफ खींच लिया? तो ये जो फोर्स तुम लगाते हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो सेकेंड वाला फोर्स लगता है, जो रिएक्शन फोर्स है। तो उसी फोर्स को हमने बोल दिया रिस्टोरिंग फोर्स। इट इज ऑल्सो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ओनली। I hope these examples are clear. Restoring force, force of tension, force of friction, muscular force, ये सब तुम्हारा contact force है। क्यों? क्योंकि ये actual contact with the body के साथ लग रहा है। Now the next type of force is non-contact force. Very easy to understand.
So the force is experienced by bodies even without being physically touched. Without being physically touched. हम बॉडी को टच नहीं करेंगे लेकिन उस पर फोर्स लगा देंगे. कैसे हो सकता है? 3 तरह के हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. 3 तरह के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. ओनली 3. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. सेकेंड इज मैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये तीनों के नाम याद रखना. मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज ऊपर से जब छोड़ देते हो तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है, यानी इट फॉल्स डाउन. ठीक है. तो व्हाई डज इट फॉल डाउन? बिकॉज द अर्थ इज पुलिंग दिस बॉल. इट विल फॉल डाउन टू द ग्राउंड. तुमने इसको छोड़ दिया, नीचे गिरेगा. तो ये बॉल जब नीचे गिर रहा है उस दौरान तो उसको कोई कांटेक्ट नहीं है जमीन के साथ. इस बॉल का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन इस बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है. मीन्स इवन विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, this earth is applying force on this ball and pulling the ball towards itself. So without being in physical contact जब force लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कौन सा फोर्स एक्चुअली ये अर्थ इस पे लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. एक मैग्नेट है. वो मैग्नेट क्या किया? तुमने एक लोहा का नेल उसके सामने लाया, टच नहीं किया, लेकिन फिर भी ये नेल विल गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट. क्यों? क्योंकि ये नेल को ये मैग्नेट ने अपनी तरफ खींच लिया. जब वो खींच रहा है उस समय उसमें कोई कांटेक्ट नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन देन ऑल्सो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. तो हम बोलेंगे दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सिमिलर थिंग हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग 2 अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, दे अट्रैक्ट ईच अदर. सिमिलर थिंग हैपेंस when you bring two like poles. तो like poles अगर मैग्नेट का लाएंगे नॉर्थ को तो वो रिपेल करेगा. तो रिपेल भी कर रहा है, उसको दूर भगा दे रहा है अपने से. नॉर्थ और नॉर्थ को अगर फेस टू फेस रखेंगे तो उसको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, लेकिन विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट उसको हटा दे रहा है कि तुम मेरे से दूर जाओ, बट विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. यानी मैग्नेटिक फोर्स को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? दिस इज द फोर्स ड्यू टू चार्जेस. जब बॉडी को चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है. जैसे अगर 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रिपेल करेगा. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. एज लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, उसी तरह लाइक चार्जेस ऑल्सो रिपेल ईच अदर. एंड एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करेगा, इसको खींचेगा. तो ये जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन और दिस रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. सो वी विल स्टडी नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैंने ऑलरेडी बोला, क्या लिखा हुआ है? इन यूनिवर्स ईच पार्टिकल अट्रैक्ट्स अदर पार्टिकल ड्यू टू इट्स मास. देखो, दुनिया में कोई भी पार्टिकल अगर है वो एक दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है. यस, इट इज फैक्ट, इट इज अ फैक्ट. ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ अर्थ का ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. इवन तुम्हारा अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तुम्हारे बुक का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. ये बुक सभी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, तुम सभी चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हो. बट व्हाई वी आर नॉट मूविंग टू ईच अदर? बिकॉज that force is very less as compared to the force of the gravitational force of the earth. क्योंकि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है. तो हम लोग का जो मास है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल. बहुत नेग्लिजिबल मास है. अर्थ बहुत मासिव है, बहुत मासिव है. तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट हो जाता है, और हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना नेग्लिजिबल हो जाता है, इतना कम उसका वैल्यू हो जाता है कि उसका इफेक्ट दिखता नहीं है, उसका कोई इफेक्ट दिखता नहीं है. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है. हर पार्टिकल को खींचता जरूर है. इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ? लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स मास. उसके मास के वजह से, इस चीज को याद रखना. तो जितना ज्यादा मासिव होगा एक बॉडी, उसका उतना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. यानी जुपिटर सबसे बड़ा मैसिव प्लैनेट है, इसलिए जुपिटर का ग्रेविटेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, अर्थ से भी ज्यादा है. तो क्या लिखा हुआ है? द अर्थ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स मास अट्रैक्ट्स ऑल अदर मासेस अराउंड इट. दिस फोर्स ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. स्लाइट डिफरेंस है, एकदम ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स हम जनरल टर्म है, कोई भी पार्टिकल किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है उसके मास की वजह से, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. लेकिन जब हम अर्थ स्पेसिफिकली हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, या वेट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं. उस बॉडी का वजन इज ओनली द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी.
So I hope this is clear, and this is a non-contact force. Now next type of forces, this is also we have just now discussed. Electrostatic force, it is also a non-contact force. Two like charges repel while two unlike charges attract each other. कोई doubt नहीं है, मैंने बोला the force between the charges is called electrostatic force. This force acts between charged objects even when they are separated. Even when दोनों separation में है, distance में है, then also both the charged objects will be experiencing this electrostatic force. Magnetic force, two like magnetic poles repel while two unlike magnetic poles attract each other. The force between the magnetic poles is called magnetic force. बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपने से लिख सकते हो, बहुत इजी है. दिस फोर्स एक्ट्स इवन व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर एट सेपरेशन. इवन व्हेन दोनों पोल्स सेपरेशन में रखा हुआ है, डिस्टेंस है दोनों के बीच, देन ऑल्सो द फोर्स कम्स इनटू प्ले. कोई डाउट नहीं है इसमें. अब एक चीज समझो, बताओ तो अपने से बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ attractive force or a repulsive force, or it is both, attractive and repulsive both. तो ये attractive repulsive दोनों हो सकता है. यानी अगर हम like charges प्लस प्लस को रखेंगे तो ये रिपेल कर देगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा. तो रिपल्सिव हो गया कि मेरे से दूर जाओ, रिपेल हो जाएगा. या नेगेटिव नेगेटिव को भी रखेंगे तो रिपेल हो जाएगा, लेकिन दोनों ऑपोजिट चार्जेस को रखेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव इन नेचर, कैन बी रिपल्सिव इन नेचर. मैग्नेटिक फोर्स भी वही चीज है. नॉर्थ नॉर्थ को रखेंगे रिपेल कर देगा, साउथ साउथ को फेस करके रखेंगे रिपेल कर देगा, नॉर्थ साउथ को रखेंगे अट्रैक्ट कर देगा. यानी मैग्नेटिक फोर्स भी रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. इस चीज को याद रखना. तो एक एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, नेम अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो तुम्हें क्या लिखना है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स जो हमेशा बॉडी को अपने तरफ खींचता है. ये एप्पल जमीन पे नीचे गिरा, कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एप्पल ऊपर की तरफ नहीं उसको पुश किया जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है. और अगर एग्जाम में पूछ दिया, गिव एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच कैन बी अट्रैक्टिव ऑल्सो, विच कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो, तो ऐसा दो आंसर से तुम्हारे सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी इसका आंसर हो सकता है. क्लियर है? नाउ जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एक जनरल कैरेक्टर होता है. तो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बोला वो तो क्लियर है. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, while इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने अभी एक्सप्लेन किया. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सेकेंड पॉइंट से क्वेश्चन भी बना है, अभी हम उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे. सेकेंड पॉइंट से, सेकेंड पॉइंट एक फैक्ट बता रहा है. The magnitude of non-contact forces on two bodies depend on the distance of separation between them. क्या समझ में आया? कि अगर दो बॉडीज है, सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, दूसरा बॉडी को हमने भी पॉजिटिवली चार्ज ले लिया. एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, दो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है. तो ये जो फोर्स दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. कौन सा डिस्टेंस? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. और ये फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. डिस्टेंस किसका? डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स. अब समझो, बड़ा इजी चीज है, देखो तुम समझ में आ जाएगा. मान लो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे तुम्हारा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है. ठीक है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 मीटर. ठीक है? 2 मीटर ले लिया और दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, खींच रहा है, दोनों अट्रैक्शन हो रहा है. मान लो वो फोर्स, फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, 10 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है. ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहा है. कितना फोर्स है? 10 न्यूटन का फोर्स से खींच रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर. अब मान लो मैंने ये डिस्टेंस बढ़ा दिया, मैंने ये डिस्टेंस 2 मीटर से 5 मीटर कर दिया. यानी दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम और ज्यादा दूरी पर रख दिए. तब तुम बताओ, ये जो फोर्स है जो 10 न्यूटन था, ये फोर्स इंक्रीज कर जाएगा कि डिक्रीज कर जाएगा? डेफिनेटली डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ गया. यानी एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज
द फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेज, क्योंकि अभी काफी दूर चला गया है, दोनों के बीच में अब उतना इजीली खींच नहीं पा रहा है मैग्नेट एक दूसरे को, तो ये फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली तुम ऐसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल सोच सकते हो कि तुम्हारे पास एक लोहा का टुकड़ा है, जब मैग्नेट के काफी नजदीक उसको रखे हो तो वो उसको मैग्नेट इजीली खींच पा रहा है, यानी फोर्स बहुत ज्यादा है अगर डिस्टेंस कम है तो। लेकिन अगर तुमने इस लोहा का टुकड़ा को मैग्नेट से काफी दूर पे रखते हो, डिस्टेंस बढ़ा देते हो, काफी डिस्टेंस हैज इंक्रीज, देन व्हाट विल हैपन टू द फोर्स विल डिक्रीज। यानी फोर्स एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है तुम्हें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर फर्स्ट टर्म भी इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा टर्म भी इंक्रीज करेगा, ऐसा यहां नहीं होता है। यहां पे अगर फर्स्ट टर्म यानी फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस हमारा डिक्रीज करना चाहिए, या डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स डिक्रीज करना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फोर्स इज डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए क्या लिखा हुआ है? इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इट इज क्लियर? यहां लिखा हुआ है इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सेपरेशन एंड इंक्रीजेस विद एज द सेपरेशन डिक्रीजेस, ये मैंने बता दिया। और उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ वेरी करता है इनवर्सली। इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इज रेड्यूस्ड टू हाफ। दो मास था, दो बॉडी था, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिस्टेंस था, लेकिन अभी हमने उसको रेड्यूस करके हाफ कर दिया, मतलब दोनों को और नजदीक ला दिया, हाफ कर दिया। तो हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम अफेक्टेड? दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? डिस्टेंस को हमने घटा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स तो बढ़ जाएगा कि अब दोनों बॉडीज काफी नजदीक आ गए हैं, फोर्स विल इंक्रीज। लेकिन फोर्स विल इंक्रीज हाउ मेनी टाइम्स? इतना तो पता चल गया, फोर्स विल इंक्रीज। तो फोर्स विल इंक्रीज डिस्टेंस का स्क्वायर टाइम्स। तो डिस्टेंस कितना डिक्रीज हुआ? डिस्टेंस 1/2 डिक्रीज हुआ, क्वेश्चन में लिख दिया है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। ठीक है, तो 1/4 को अब हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है ना, उसको उल्टा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमारा फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तुमको आंसर में क्या लिखना है? फोर्स इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिमिलरली। चलो इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। मान लो यहां पे लिखा हुआ है द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस इज रेड्यूस्ड टू हाफ के जगह, फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन बिकम्स 1/3, मतलब 1/3। पहले आधा हो रहा था, अभी हाफ को काट के हम क्या बना दिए? रेड्यूस टू 1/3। तब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज होगा? तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/9, यानी फोर्स 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स विल इंक्रीज 9 टाइम्स। ठीक है, और अगर सेम क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं फिर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इज इंक्रीज्ड, यहां पे इंक्रीज्ड मान लो हो गया, इंक्रीज्ड टू हाफ को हम काट के डबल कर देते हैं, इंक्रीज टू डबल, यानी कि पहले जितना तुम्हारा डिस्टेंस था, फॉर एग्जांपल तुम्हारे बीच दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस d था, अब हमने उसको बढ़ा के क्या कर दिया? दोनों को बॉडीज को और दूर दूर रख दिया और 2d बना दिया। अब डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स घट जाएगा, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स घट जाएगा। तो फोर्स विल रेड्यूस, कितना रेड्यूस होगा? तो 2 टाइम्स हमने बढ़ाया तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे और कितना आ जाएगा? 4। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी 1/4, यानी फोर्स विल बिकम 1/4। डिस्टेंस अगर हम डबल कर देते हैं तो फोर्स विल बिकम 1/4, पहले से 1/4 भाग वो घट जाएगा। आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आएगा तुम कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इस तरह का एग्जाम्पल्स आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है, आई थिंक तुम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी एंड अ रिजिड बॉडी, हाउ डज द इफेक्ट
of the force differ in two cases. एक rigid body पे जब हम force लगाते हैं और एक non rigid body पे जब हम force लगाते हैं तो किस तरह का इफेक्ट दिखता है. non rigid body मतलब जो बॉडी rigid नहीं है, सख्त नहीं है, जैसे स्पॉन्ज हो गया, जैसे रबर हो गया, जैसे क्ले हो गया, ठीक है, जैसे स्प्रिंग हो गया, इस तरह का ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिजिड बॉडी. और रिजिड मतलब जो बहुत हार्ड होता है, जैसे स्टोन हो गया, लोहा का टुकड़ा हो गया, ऑल दीज आर रिजिड बॉडी. तो नॉन रिजिड बॉडी का एग्जांपल लिया मैंने स्पॉन्ज. स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज पे अगर फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकता है. स्पंज का शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें मोशन भी आ सकता है, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट उसका चेंज हो सकता है. लेकिन अगर तुम एक लोहा का टुकड़ा लेते हो, ब्लॉक ऑफ आयरन, तो आयरन इज अ रिजिड बॉडी, उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ रिजिड बॉडी. ओनली उसमें स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है. बस यही चीज तुमको लिखना है. आंसर पढ़ लो, बहुत सिंपल है. अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिजिड ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द इंटरस्पेसिंग बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. क्योंकि इंटरस्पेसिंग चेंज, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो चेंज नहीं हो रहा है ना रिजिड बॉडी में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन अ रिजिड बॉडी, तो उसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए इंटरस्पेसिंग does not change and therefore it does not change the dimensions of the object. इसलिए उसका dimensions भी change नहीं होता है, but only causes motion in it. उसमें सिर्फ motion आ सकता है. On the other hand, a force when applied on a non-rigid object changes the interspacing between the constituent particles and therefore causes a change in its dimensions. उसका dimensions change हो सकता है, यानी shape and size change हो सकता है, and also can produce motion in it. उसमें motion change हो सकता है, उसका state of motion change हो सकता है या state of rest भी change हो सकता है. तो ये जो तुमको आंसर है इसको लिख लेना, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, ठीक है. आज का होमवर्क बहुत सिंपल होमवर्क है, बहुत सिंपल होमवर्क है. इसको, इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चंस को आई थिंक सब कोई कर लोगे. नाउ हियर इज माय ईमेल आईडी, प्लीज सेंड योर होमवर्क्स हियर. Thanks for watching this video and we will meet in my next video with the second part of this chapter, that is Newton's first law of motion. बहुत interesting है, Newton's first law of motion and inertia को discuss करेंगे, ठीक है. Thanks for watching and stay